बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को कल JIT जो कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला और अस्करी टावर में जलाओ घिराव पर तहकीकात कर रही है, उस JIT ने इमरान खान साहब को तलब किया। इमरान खान साहब उस JIT में पेश नहीं हुए और अब JIT जो है उसने इमरान खान के वकला की जानिब से इमरान खान की नुमाइंदगी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस सब के अंदर राणा सनाउल्लाह ने अब बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने का ऐलान कर दिया हुआ है। अब आइंदा क्या होगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि ज़मान पार्क में इमरान खान से एक अहम मुलाकात हुई है और इस वक्त यूं लग रहा है कि मुज़ाकरात की जो चैमगोइयां हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आलमी ताकतें जो हैं, यूं लग रहा है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। ये दूसरी बड़ी खबर होगी। जबकि कमर जमान कायरा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के आम तरीन रहनुमाओं में शुमार होते हैं, उन्होंने रियासत पर और रियासत में जो ताकत का मरकज समझे जाने वाले हैं उन पर गरम देगचा उल्टा है और इसके हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि नए चीफ जस्टिस कौन होंगे और वो आते साथ क्या करेंगे, आते साथ किस तरह से नून लीग के हक में बाजी पलटेगी, इस हवाले से रात गए एक नया तमाशा भी लगा दिया गया है। तो ये 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे का पूरा, जितने चैनल्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त कंट्रोल्ड हैं और वहां पर वो बातें नहीं हो पा रही और वो जो एक ट्रू सेंस ऑफ जर्नलिज्म है वो प्रिवेल नहीं कर पा रहा। दिस इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। जो डट जाता है उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो घुटनों पर आए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के सबसे करीबी साथी वो पार्टी छोड़ने को तैयार हो गए, जब 25-25 साल की अपनी रियासत और पार्टी के लिए खिदमात को पसे पुश डालकर अपनी जो तमाम तर चीजें और अपनी तमाम तर एफर्ट्स को मल्टीप्लाई बाय जीरो करके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर चैनल से क्या इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी भी मजबूरियां हैं, जो एक दो डटे हुए थे उनका भी फिर लेट नहीं बनता है। लेकिन यहां पर पहली जो चीज है वो ये है कि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव, गैर एलानिया सेंसरशिप, सहाफियों की गुमशुदगी, हुकूमत और इदारों की बेजा मुदाखलत के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तानी मीडिया बिलखुसूस टेलीविजन चैनल्स को दरपेश हालिया चैलेंजेस का जायजा लेने के लिए एमएनड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान ने खुलकर इस मौक़िफ़ का इजहार किया कि हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से गैर एलानिया सेंसरशिप लागू कर दी गई है। इजलास में अरकान का कहना था कि अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखने और सूरत हाल की यकतरफा अक्कासी करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना सहाफत और अवाम को असल हकाइक से आगाह करना मुश्किल बना दिया गया है। एमएन ने कहा कि सहाफियों को ना सियासी आलाकार बनना चाहिए और ना अपने अमल से खुद को सियासी कारकुन साबित करना चाहिए। बाज़ सहाफियों, एंकर पर्सन और मीडिया वर्कर्स के बयानात, सरगर्मियों और सोशल मीडिया पर उनके काम को किसी सूरत सहाफत करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन मुल्क का कोई भी शहरी, चाहे वो सियासी कारकुन हो या सहाफी, उसकी जबरी गुमशुदगी की ना हिमायत की जा सकती है और ना उस पर खामोश रहा जा सकता है। एमएन का कहना था कि इमरान रियाज खान समेत तमाम अफराद अगर किसी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्हें अपने दिफा का मुकम्मल कानूनी हक होना चाहिए। इजलास में कहा गया है कि यह बात काबिल हैरत है कि इन अफराद को सरेआम अगवा किया जाता है और मुल्क के तमाम इदारे जबरी गुमशुदगी से लाइल्मी का इजहार करते हैं। लिहाजा वजीर आजम पाकिस्तान इन अफराद की जबरी गुमशुदगी का नोटिस लें और फौरी तौर पर इनको बाजियाब कराएं। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान में बेतहाशा लातादाद सहाफती तंजीमें हैं और वो सारी की सारी खामोश बैठी हैं। वो क्यों खामोश बैठी हैं, इसकी वजह तो किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सी तंजीमें ग्रांट्स खा रही हैं, बहुत से क्लब्स बने हुए हैं, बहुत सी एसोसिएशंस बनी हुई हैं और बहुत सी यूनियंस बनी हुई हैं और वो ग्रांट्स के ऊपर बस उनकी यही दिहाड़ी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस ये जो एक एसोसिएशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स, ये बारिश का पहला खतरा है और ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम देखें, चीजें ठीक नहीं भी हो सकती तो कम से कम उनका बरमला इजहार बहुत जरूरी है, हकीकत
کا اظہار اور اپنی بے بسی کا اظہار کر لیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اس حفظدہ ماحول میں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعریف بنتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے کہی ہے، اور اسے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا. اور خبریں بہت بڑی بڑی بھی ہیں، لیکن یہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ کم از کم کوئی تو آواز اٹھا رہا ہے، اور جو اٹھا رہا ہے کم از کم اس کی آواز زیادہ آگے پہنچانی چاہیے. عمران ریاض ہمارے بھائی ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کے لیے جتنی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست ہوگی کہ ضرور اٹھائیے گا. اچھا، اب یہاں پر بہت سے عالمی طاقتیں، بڑے امپورٹنٹ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ، آسٹریلیا. یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر سمجھے جاتے ہیں. ایک جانب برطانوی چیف جو ہیں ان کی پاکستان آمد بھی ہے، اور اس حوالے سے تو بھی پریس ریلیزز آئیں گے تو پتہ چلے گا. اب یہاں پہ آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہیں انہوں نے بڑی ملاقاتیں شروع کر دی ہوئی ہیں. جہانگیر ترین صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، جہانگیر ترین گروپ سے آسٹریلین ہائی کمشنر صاحب کی ملاقات ہوئی. پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان سے آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہیں وہ ملے ہیں، اور اس کے بعد آسٹریلین ہائی کمشنر جو ہیں وہ زمان پارک بھی گئے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رات گئے ایک بڑی اہم ملاقات ہے خان صاحب کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دنیا بھر کے ممالک، آئی ایم ایف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آئی ایم ایف ملکوں کی سیاسی صورتحال کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ اس کا نوٹس ضرور لیتا ہے. تو اگر ہم اس پہ بول نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی پولیٹیکل سچویشن ان دی کنٹری. اور آئی ایم ایف کے ایک جانب وزیر اعظم صاحب منتیں کر رہے ہیں ایم ڈی کو کہ برائے مہربانی ہماری مدد کریں، کیونکہ اسحاق ڈار کے تو غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اسحاق ڈار کا وہ جو ایک بت تھا وہ تو پاش پاش ہو چکا ہے کہ جی میں آئی ایم ایف کا ایکسپیرینس یہ ہو گیا. ڈالر بھی ڈرانا تھا ڈار نے، اور ڈالر آتے ساتھ کچھ ڈرا بھی تھا. اس کے بعد ڈار صاحب ہی ڈرے ہوئے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ دھاڑ رہا ہے، اور ڈار صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پر ڈرے سہمے دبکے بیٹھے ہیں. اور ڈالر کی جو اوپن مارکیٹ میں قیمت ہے ذرا وہ دیکھیں جا کے، اور یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے آرٹیفیشلی اسے نیچے رکھ کے، اس کا خمیازہ بھی ہم نے بھگتنا ہے، انہوں نے تو نہیں بھگتنا، یہ تو چلے جائیں گے، ان کے تو سارا کچھ باہر ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ویسے ذکر کیا تھا. قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں، اور کائرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ تشدد ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور ریاست سے اب ان کی مراد حکومت ہے یا ریاستی وہ ادارے ہیں جن کے اوپر بات نہیں ہوتی، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ بات کر کے بہت بڑا پنڈورا باکس کھولا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جی تشدد یعنی کہ جو ٹارچر ہے وہ ایک ریاست کا ٹول ہے، اور وہ سٹیٹس کا ٹول ہوتا ہے، پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے، پوری دنیا کے سارے سٹیٹس کرتے ہیں. تو پاکستان میں کون سی نئی بات ہے؟ مطلب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے ان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ تو پھر اس تھیوری کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو ظلم ہوا، جس طرح سے ان کے ساتھ جو بھٹو خاندان نے ظلم برداشت کیے، وہ بھی ریاست، تو تشدد جو ہے وہ ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. دیٹ ٹو وین یو آر ان دی گورنمنٹ، یو آر ان دی سٹنگ گورنمنٹ. آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم اس ملک کے اوپر اور اس ملک کے معاملات کے اوپر اللہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، پھر ہم انا للہ پڑھ لیں اپنے ملک کی معاملات میں، اپنے ملک میں آئین اور قانون. اگر ٹارچر از دا ٹول فار دا اسٹیٹ، پھر ریاست تو ماں کے جیسی نہ ہوئی. آپ کا ہی نعرہ تھا، آپ کی پارٹی کے اعتزاز حسن صاحب، انہوں نے لکھا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پار رہے گی. تو یہ چیزیں دیکھیں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں تشدد نہیں کرتی اور ہر شہری سے برابر پیار کرتی ہے. تو ریاست کو ماں والا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ اس چیز کو نارملائز نہیں کر سکتے. حمزہ شہباز شریف صاحب کرپشن کو نارملائز کرتے تھے کہ بچوں کو کرپشن ہوتی ہے، اس کا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. تو اب آپ تشدد کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نارملائز نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک ٹالرنٹ معاشرہ جنم دینا ہے اسے. ہم نے چاہے پی ٹی آئی کے دور میں کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اسے بھی غلط کہنا ہے. ہم نے آج اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اسے بھی غلط کہنا ہے. اب اگر آج عمران خان کے خلاف طاقتور حلقوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار غلط ہے، تو یہ اگر عمران خان کے حق میں بھی یہ سیاسی کردار ہو گیا تو غلط ہوگا، کیونکہ ہم ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں رکھ سکتے اس ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ایک پورے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک نئی سمت اور ایک نئی ڈائریکشن کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں خان صاحب کی معاملات کے اوپر. لاہور کے جناح ہاؤس پر 9 مئی کو ہونے والے حملوں کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں عمران خان پیش نہ ہوئے، اور عمران خان کے نامزد کردہ نمائندگان نے ان کی جانب سے تحریری جواب جمع کروائے.
करवाया। ज़राए ने कहा है कि GIT ने नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा कि GIT ने 10 मई को दर्ज मुकदमा नंबर 96/23 की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया। GIT के नोटिस के जवाब के लिए मोहलत निहायत महदूद थी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मामले पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत दे चुकी है। इमरान खान ने जवाब में लिखा कि जिस रोज वाकयात हुए उस रोज मैं नैब की गैर कानूनी हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूं। मेरे खिलाफ दायर मुकदमात झूठे और गलत हैं, जिनकी वजूहात सरासर सियासी बुनियाद पर हैं। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद इस मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। जवाब में इमरान खान ने लिखा कि अली एजाज भुट्टर और नईम हैदर पंजोता को GIT के सामने पेश होने और तहकीकात में मेरी शमूलियत के एहतमाम के लिए इक़दामात का मजाज बना रहा हूं। मैं पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सरंजाम दे चुका हूं। वज़ीराबाद में एक निहायत खतरनाक कातिलाना हमले का निशाना बन चुका हूं। सलामती को लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागुज़ीर है। इखराजात के पेश नज़र जमान पार्क से तहकीकात में शमूलियत काबिल तहसीन होगी। GIT की जानिब से पहले भी ऐसा किया जा चुका है। इमरान खान ने अपने जवाब में लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच भी इस हवाले से इंतजामात की हिदायत दे चुका है। वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी रुकावट नहीं है। गैर जरूरी नकलो हरकत के बजाय सवालनामे या जमान पार्क से बजरिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत मुनासिब रहेगी। लेकिन अब यहां पर जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि GIT ने नुमाइंदों के जरिए बड़ा रीजनेबल किस्म का खान साहब ने जवाब जमा करवाया है, लेकिन इसके अंदर इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इन्होंने इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ आप अपने वफाकी वजीर दाखिला जो है उनकी स्टेटमेंट भी सुन लें। उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान पर बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वही सारे जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड हैं। एक इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का प्रोग्राम बनाया और इस पर अमल करवाया, मेरी समझ के मुताबिक ये बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट का केस बनता है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ही सारे जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड हैं। वो गिरफ्तारी से पहले सब कुछ तय करके गए थे। ये तौजी बनती ही नहीं कि इमरान खान तो जेल में थे। उन्होंने कहा कि सारी मंसूबाबंदी और तैयारी इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले की थी और इस सब के आर्किटेक्ट इमरान खान है। इसके सबूत भी मौजूद हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन अब राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीजें जो हैं वो वाज़ेह कर दी हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया कि अब तो होनी है कार्रवाई। तो खान साहब के लिए इस हवाले से भी खतरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली अब चीजें देखनी है कि मुल्क को मजीद तबाही की तरफ धकेलना या डायलॉग का रास्ता जो है वो अपनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हल जो है वो डायलॉग ही होता है, मुज़ाकरात ही होते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, वहीं एक और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट आई है और ये इस वक्त नून लीग की तरफ से जो कि हुक्मरान जमात है, और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ग्रुप को बड़े आइडियोलॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं जावेद लतीफ़ साहब। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और सरगोदा में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पाकिस्तान में आने वाले चीफ जस्टिस आईन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं और वो मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। अब नए चीफ जस्टिस आने वाले कौन हैं? वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा। और आइन और कानून के मुताबिक तो हर चीफ जस्टिस ने काम करना होता है, वो उनके हल्फ का बुनियादी जुज, बल्कि हर चीज़ ही ये है आइन और कानून के मुताबिक ही चीफ जस्टिस ने जस्टिस देना है, इंसाफ देना है। लेकिन ये चीज़ कहना नए चीफ जस्टिस के हवाले से कि नए चीफ जस्टिस नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। और मुझे नहीं पता कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हक में स्टेटमेंट है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खुद कुछ धमाका है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हें कोई नून लीग को गालिबन इनकी बात से तो यही समझ आ रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इन्हें कोई गारंटी दी है, इन्हें कोई इस तरह की बात कही है कि जी नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा, आप बस देखते जाएं जी, नून लीग को इंसाफ मिलेगा। यानी वही जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की मरियम नवाज बात करती है नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने की। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ऑनरेबल जस्टिस हमारे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। ये उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ऐसा खुद कुछ हमला किया जावेद लतीफ़ साहब ने उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही, जो कि उन्होंने सितंबर में बनना ही बनना है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जाहिर बात है कि अभी से ऑब्वियसली ही वांट्स टू बी द चीफ जस्टिस,
اینڈ ہی ہیز ٹو بی دا چیف جسٹس. لیکن وہ اختیارات تھوڑے سے پہلے بھی استعمال کرنا ایک دو دفعہ انہوں نے ایسی کوشش کی, لیکن الٹیمیٹلی بننا ہے انشاءاللہ یہ سارے اختیارات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس آنے ہیں. لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور وہ بھی نون لیگ کے کیمپ کی طرف سے آنا بڑا عجیب ہے, بڑا معنی خیز ہے. اور جو جوڈیشری ہے, انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز این انڈیویجول اور ایز این انڈیویجول جج, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, جو کہ ہمیں تو بڑا یقین ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریڈیبلٹی پہ, لیکن اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہوا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.